चलिए आज बात करते हैं विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों की। अब आप सोचेंगे कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। देखिए, हम लोगों को एक बात तो मालूम है कि जो लैब्स होती हैं या प्रयोगशालाएं होती हैं, है ना, वहां पर जो ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ना, वो विलयनों की आपस में अभिक्रियाओं के माध्यम से ही कराए जाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई विलयन है, किसी चीज का सोल्यूशन है। विलयन वैसे होता क्या है? विलयन में आप लोगों ने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी। देखिए, विलयन दो प्रकार से हम लोग दो रूपों में उसको तोड़कर देख सकते हैं। इसमें जो तत्व होते हैं या अवयव होते हैं उनको, ठीक है, तो एक तो होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। ठीक है, तो विलायक क्या होता है? जो किसी विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ होता है, ठीक है, वह होता है विलायक। और विलेय क्या होता है? जिसे विलायक में घोला जाता है, अर्थात ये विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। यही तो होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पानी में चीनी को घोलिए और चीनी घुल जाती है, तो उसमें आप मुझे बताइए कि उस विलयन में विलायक क्या है और विलेय क्या है। तो आप मुझे क्या बताओगे? आप मुझे बताओगे कि जो पानी है वह है विलायक, क्योंकि ये अधिक मात्रा में है, और उसमें हमने चीनी को घोला है, वह कम मात्रा में है, तो वह हो गई विलेय। तो मैं आपको ये बता रही थी यहाँ पे कि मान लिया ये कोई सोल्यूशन है या कोई विलयन है, ठीक है, तो इस विलयन की सांद्रता क्या होती है? अर्थात विलयन का आयतन, अर्थात विलयन के द्वारा घेरा गया स्थान। ठीक है, तो हमें जब हम लोग विलयनों में अभिक्रियाएं कराते हैं ना, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किसी विलयन में पदार्थ की कितनी मात्रा है ना, या फिर विलयन के आयतन में या विलयन की सांद्रता में कितना पदार्थ है। ठीक है, किसी भी आयतन में, कितने भी आयतन का विलयन हो, उसमें पदार्थ की कितनी मात्रा है, ये ज्ञात करने की विधियां ही क्या कहलाती हैं? विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो हम लोग आज के लेक्चर में यही देखने वाले हैं कि विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं, और उनमें से कुछ विधियां आज हम जानेंगे, बाकी की अगले लेक्चर्स में जानेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की आपके सिलेबस में कौन कौन सी विधियां दी गई हैं। तो इसमें जो पहली बात करेंगे वह हम करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत की। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालना पहले भी हम लोगों ने सीखा है, अब फिर से सीख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसी में बात करेंगे मोल अंशों की। ठीक है, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का आने वाला है वह है मोलरता। ठीक है, यानी कि मोलैरिटी। और फोर्थ टॉपिक हम लोग इसमें करने वाले हैं मोललता या फिर मोलैलिटी। इनके अंतर भी देखेंगे हम लोग, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और टर्म के बारे में बात करेंगे जो होता है नॉर्मलता या फिर नॉर्मैलिटी, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, परिभाषा के रूप में भी और न्यूमेरिकल्स के रूप में भी, तो इन्हें तो बहुत अच्छे से आपने सॉल्व करना है और इनको तैयार करना है, इन टॉपिक्स को। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला हमारा जो आज का टॉपिक है या फिर विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की जो पहली विधि है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत या फिर मास परसेंट, इसे हम लोग किस रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो किसी विलयन के द्रव्यमान के अनुसार प्रति 100 भागों में, जहां पर भी हम प्रतिशतता की बात करते हैं वहां पर हम किसी भी तत्व को या यौगिक को या फिर जो पूरा का पूरा हम लोग जो भी मैटर लेते हैं ना, उन सबको 100 भाग मान लेते हैं, और फिर उसी में हम लोग किसी अन्य पदार्थ का या उसमें उपस्थित तत्वों का, अवयवों का, घटकों का प्रतिशत ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग को मालूम है बात। ठीक है, तो किसी विलयन के द्रव्यमान के अनुसार प्रति 100 भागों में किसी घटक में विलेय और विलायक, जो कि अभी मैंने आपको समझाया था, है ना, इसका द्रव्यमान के अनुसार भागों की संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, तो जो ये द्रव्यमान प्रतिशत होता है ना, इसका संबंध विलेय के द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान के साथ में किस प्रकार से होता है, वह हम एक फॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। ठीक है, तो ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन
विलयन का द्रव्यमान, और क्योंकि प्रतिशतता की गणना करनी है तो गुणा 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। अब यहाँ से आपको अगर द्रव्यमान प्रतिशत दिया है किसी क्वेश्चन में, विलयन का द्रव्यमान दिया है, तो आप विलेय का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको विलेय और विलयन का द्रव्यमान पता है तो आप द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो भी आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे? आप विलेय का द्रव्यमान ज्ञात कर लीजिए और विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। इतना इजी तो है ना? तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि शर्करा यानी कि शुगर के 25% विलयन की 250 ग्राम या 250 ग्राम मात्रा तैयार करने के लिए शर्करा और जल के द्रव्यमानों की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो वैसा ही विलयन हो गया जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम लोग अगर पानी में चीनी को घोले, है ना, शर्करा चीनी ही तो है, तो उसमें जो पानी होता है वह होता है विलायक क्योंकि वह अधिक मात्रा में है, और जो चीनी होती है या शर्करा होती है वह होती है विलेय जो कि कम मात्रा में है। ठीक है, और हम लोग इसकी गणना किस प्रकार से कर सकते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला है, अभी हम लोगों ने देखा था, है ना। तो यहाँ पर पहले हम लोग ये पानी क्या है? पानी है यहाँ पर विलायक, और शर्करा क्या है? शर्करा है यहाँ पर विलेय। तो हमें ये तो पता ही होना चाहिए ना, अगर हमें उस फॉर्मूले का यूज करना है जो अभी हमने देखा था। क्या देखा था? कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि विलेय क्या है, तो हमारे पास विलेय के रूप में क्या है? शर्करा है। ठीक है, तो हम उसका ही यहाँ पर यूज करेंगे इस फॉर्मूले में। तो हम लोग एक बार फिर से उसी फॉर्मूले को यहाँ पर भी नोट कर लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू किसके? 100 के, है ना। तो अब चेक कीजिए क्वेश्चन में इनमें से हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। हमें द्रव्यमान प्रतिशत 25% दिया गया है, ठीक है, और हमें 250 ग्राम मात्रा किसकी? विलयन की दी गई है। तो हम यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान निकाल लेंगे, और विलेय का द्रव्यमान किसका द्रव्यमान हो जाएगा? शर्करा का द्रव्यमान। जब हमें विलयन का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान पता होगा तो हम विलायक यानी कि जल का द्रव्यमान तो निकाल ही सकते हैं, विलयन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान को माइनस करके। ठीक है, तो पहले तो हम विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है 25%, तो हमने यहाँ पे 25 रख दिया। विलेय का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं शर्करा का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान हमें कितना दिया गया है? विलयन का द्रव्यमान है 250 ग्राम या 250 ग्राम, ठीक है, इनटू 100। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो शर्करा है उसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा? शर्करा का द्रव्यमान बराबर आ जाएगा 25 गुणा 250 ग्राम, है ना, अपॉन 100। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो शर्करा का द्रव्यमान आ जाएगा 62.5 ग्राम। अब हमें शर्करा का द्रव्यमान अर्थात विलेय का द्रव्यमान पता है, हमें निकालना है पानी का द्रव्यमान। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसे? हम लोग लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान, या फिर किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा पानी के द्रव्यमान के। विलायक पानी ही तो है हमारे विलयन में, है ना। तो पानी का द्रव्यमान या जल का द्रव्यमान बराबर किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। यही तो हो जाएगा, है ना। जब आपको किसी विलयन के द्रव्यमान का पता है और उसके एक घटक का पता है कि दूसरे घटक का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान कितना है? 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम, माइनस विलेय का द्रव्यमान कितना है? 62.5 ग्राम। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 187.5 ग्राम। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था शर्करा का द्रव्यमान, हमने शर्करा का द्रव्यमान 62.5 ग्राम ज्ञात कर दिया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था जल का द्रव्यमान, जल यहाँ पर विलायक के रूप में था, तो हम लोगों ने उसका द्रव्यमान भी ज्ञात कर दिया 187.5 ग्राम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियों में पहली विधि के रूप में द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में गणना देखा।
ठीक है, कि किस प्रकार से द्रव्यमान प्रतिशत की गणना की जाती है, या फिर उसके माध्यम से विलेय अथवा विलायक के द्रव्यमानों की गणना की जा सकती है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग एक और विधि देखेंगे इसी से संबंधित, कौन सी, मोल अंश या मोल प्रभाजों की गणना के माध्यम से। तब तक आप इतना अच्छे से रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहिए। ठीक है, हम लोग विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बात कर ली थी। आज हम देखेंगे कि ये मोल अंश क्या होते हैं और इन्हें किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो मोल अंश को ही बोला जाता है मोल प्रभाज। ठीक है, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है मोल फ्रैक्शन। तो कहीं पर अगर आपसे इन तीनों में से कोई भी नाम पूछा जाए या फिर इनमें से किसी की भी गणना करने के लिए बोला जाए तो इन तीनों का मीनिंग सिमिलर ही होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये मोल अंश या मोल प्रभाज होते क्या हैं, इनकी परिभाषा से समझते हैं। देखिए, किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, ये बात किसकी चल रही है, एक विलयन की चल रही है। ठीक है, तो विलयन में अलग अलग घटक मौजूद होते हैं ना, विलेय होता है, विलायक होता है। ठीक है, तो उनमें से किसी एक के मोलों की संख्या और अपॉन कर देंगे आप विलयन के टोटल मोलों की संख्या, यानी कि किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, उसमें उपस्थित मोल अंश इस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग किस प्रकार से समझेंगे, देखिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर कोई विलयन है, हमने मान लिया एक द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन का मतलब जिसमें दो घटक मौजूद हैं। ठीक है, तो इसके दो घटकों के हम कुछ नाम रख लेते हैं। हमने एक का नाम रख दिया A, ठीक है, और दूसरे का नाम हमने रख दिया B। तो ये दोनों ही क्या है, इस द्विअंगी विलयन के दो घटक हैं। ठीक है, अब हमें मोल अंश निकालने हैं A के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे, तो A का जो मोल अंश है इसे हम शो करेंगे XA से। A तो घटक का नाम है और जो मोल अंश होते हैं उन्हें हम X से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने XA लिखा इक्वल्स टू, क्या बोला गया है, विशेष घटक के मोलों की संख्या। विशेष घटक क्या है, A है, और मोलों की संख्या को किससे दिखाते हैं, N से दिखाते हैं। तो हमने लिख दिया NA अपॉन कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलयन में जितने मोल हैं उनकी संख्या। तो विलयन में दो घटक हैं A और B, तो एक के मोलों की संख्या Na हो गई प्लस दूसरे के मोलों की संख्या Nb हो गई, और इस प्रकार से पूरे विलयन के मोलों की संख्या हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी। तो ये क्या बन गया, A का मोल अंश XA इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb। तो बन गया A घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या का अनुपात। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि B का मोल अंश ज्ञात कीजिए, तो आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो B का मोल अंश हो जाएगा NB, बस A की जगह पर हम लोग B के मोलों की संख्या ले लेंगे। ठीक है, अपॉन किसके, Na यानी कि A घटक के मोलों की संख्या प्लस NB यानी कि B घटक के मोलों की संख्या। तो Na और NB मिलाकर विलयन के कुल मोलों की संख्या बन जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर कोई द्विअंगी विलयन है और उसमें दो घटक मौजूद हैं A और B, तो उसमें हम इस प्रकार से किसी एक घटक के मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इन मोल अंशों का हमने योग करना है तो वह कितना आएगा, तो इसको करके देखते हैं। तो जो मोल अंशों का योग है, अगर किसी हम द्विअंगी विलयन में ही ले रहे हैं और उसमें दो घटक A और B हैं, तो XA प्लस XB ये इनका योग हो जाएगा। अब एक एक घटक के लिए मोल अंशों की संख्या लिख लीजिए, तो कैसे निकलती है, देखिए ये क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस NB किसी एक घटक के लिए, प्लस अगर B घटक के लिए ज्ञात करने हैं तो NB अपॉन Na प्लस NB। तो जब आप लोग मोल अंशों का योग करते हैं ना किसी विलयन में, उसके विभिन्न घटकों के मोल अंशों का योग ये हमेशा बराबर होता है 1 के।
तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी इस प्रकार से कुछ सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो वहां पर आप इस वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मोल अंशों से रिलेटेड एक दो बातें ध्यान रखने लायक हैं, तो मैं उनको पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख देती हूँ, आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सेम प्रकार के मात्रकों का ही अनुपात है ना। देखिए, न्यूमरेटर यानी कि अंश में भी मोल अंश है और हर यानी कि डिनोमिनेटर में भी मोल अंशों की ही संख्या है, तो इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी विलयन के विभिन्न घटकों के मोल अंशों का योग सदैव एक होता है, जो कि हमने यहाँ पर देखा भी था, ठीक है। तो इस चीज को भी हमेशा याद रखना है, कहीं पर भी पूछी जा सकती है और न्यूमेरिकल्स में भी काम आ सकती है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, किसी मिश्रण में 1.0 इंटू 10⁻³ मोल ऑक्सीजन और 4.5 इंटू 10⁻³ मोल हीलियम है। प्रत्येक गैस के लिए मोल अंश की गणना कीजिए। तो देखा था अभी हमने कि किसी विलयन में अगर दो घटक हैं A और B, है ना, तो उसके लिए हम लोग मोल अंश अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर या फिर अंश में हम लोग लिखेंगे उस घटक के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी कितने घटक हैं? इस मिश्रण में भी दो घटक हैं, एक है ऑक्सीजन गैस और दूसरी है हीलियम गैस। दोनों की ही मोलों की संख्या हमको दी गई है, बस हमें ज्ञात करना है मोल अंश। तो ये तो बहुत ही सिंपल होने वाला है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं क्वेश्चन में दी गई मोलों की संख्याएं अलग अलग घटकों या फिर जो गैसें हमें दी गई हैं उनके लिए, ठीक है। तो देखिए, N ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है? O2, ठीक है। तो इसके लिए मोलों की संख्या कितनी दी गई है? 1.0 1.0 गुणा 10⁻³ मोल, ठीक है। वैसे ही N हीलियम यानी कि NHE कितना दिया गया है हमें? कितने मोलों की संख्या दी गई है? ये दी गई है 4.5 इंटू 10⁻³ मोल या फिर 4.5 गुणा 10⁻³ मोल, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए मोल अंशों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो मोल अंशों को किससे व्यक्त किया जाता है? X से व्यक्त किया जाता है। तो हम लिख लेते हैं XO2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NO2 अपॉन NO2 प्लस NHE, यही तो होगा, है ना। किसी विशेष घटक में मोलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए। NO2 यानी कि ऑक्सीजन में मोलों की संख्या कितनी दी गई है? 1.0 इंटू 10⁻³ मोल, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंश में भी मोल लिखा जाएगा, हर में भी मोल लिखा जाएगा, तो कैंसिल ही हो जाएगा। और हमें मालूम है कि मोल अंशों की कोई भी इकाई नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर भी वैल्यूज पुट कर लीजिए। देखिए, 1.0 इंटू 10⁻³ प्लस NHE की वैल्यू कितनी है? 4.5 इंटू 10⁻³, ठीक है। इनको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, 10⁻³ तो दोनों में समान ही है, तो उसको आप क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए। आपने इसको कॉमन ले लिया 10⁻³ ठीक है। ये दोनों अंदर ऐड हो जाएंगे ब्रैकेट में, यानी कि 1.0 प्लस 4.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, 10⁻³ दोनों जगह मल्टीप्लीकेशन में है और ये अपॉन में है, तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो XO2 या फिर ऑक्सीजन के लिए जो मोल अंशों की संख्या कितनी आ सकती है? पहले तो हम लोग 10⁻³ को कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। और जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5.5 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1.0 में 5.5 से भाग देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वह मिलेगा 0.18। तो आपने ऑक्सीजन के लिए मोल अंशों की संख्या ज्ञात कर ली, कितनी? 0.18। अब आपको ज्ञात करनी है हीलियम के लिए मोल अंशों की संख्या, ठीक है। तो हीलियम के लिए मोल अंश कैसे लिखेंगे? X तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। और हीलियम क्या होता है? हीलियम का प्रतीक He होता है, ठीक है। इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो हमने N ऑक्सीजन के लिए लिखा था, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे NHE अपॉन हर, यानी कि डिनोमिनेटर तो सेम टू सेम ही रहेगा क्योंकि मिश्रण के दो घटक तो समान ही हैं, ऑक्सीजन और हीलियम, ठीक है।
तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए NHE यानी कि हीलियम के मोलों की संख्या कितनी है, 4.5 इंटू 10⁻³ अपॉन NO2 यानी कि ऑक्सीजन के मोलों की संख्या प्लस हीलियम के मोलों की संख्या, है ना। और यहाँ पर योग करके कितना आया था, वही तो यहाँ पर भी आ जाएगा, 5.5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 4.5 अपॉन 5.5 बचता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 4.5 को 5.5 से जब आप लोग भाग देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.82। इस क्वेश्चन में इसके माध्यम से हम एक और चीज जरा सा चेक कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा था ना कि किसी विलयन में विभिन्न घटकों के मोल अंशों का योग सदैव 1 के बराबर होता है। तो चेक कीजिए यहाँ पर कि ऑक्सीजन के मोल अंश और हीलियम के मोल अंशों का अगर हम योग कर देते हैं तो वह कितना आता है, 1 के बराबर आता है या फिर नहीं आता है। तो हम लोग ऐड करते हैं, ऑक्सीजन के मोल अंश कितने हैं, 0.18 प्लस हीलियम के मोल अंश कितने हैं, 0.82, जोड़ दीजिए इनको तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.00, है ना। अब पॉइंट के बाद 0 की कुछ वैल्यू होती है, नहीं होती, तो आप इसको 1 लिख सकते हो। तो आपको जो दिया गया मिश्रण था उसमें उपस्थित दोनों घटक यानी कि ऑक्सीजन और हीलियम में मोल अंशों का जो योग आ रहा है वह किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से जो हमने ये चेक किया था या फिर जो ये लिखा था कि किसी विलयन के विभिन्न घटकों के मोल अंशों का योग सदैव 1 के बराबर होता है, वह भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप लोग मोल अंशों के बारे में भी आज समझ गए। अब अगले लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो है मोलरता यानी कि मोलैरिटी। तब तक आप इतने क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और जितना भी अभी तक आपने इस चैप्टर में पढ़ा है वह सब बार बार रिवाइज करते रहिए। चलिए आज बात करते हैं मोलरता यानी कि मोलैरिटी की। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलेय के ग्राम मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है और इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका हम लोग गणितीय रूप लिखते हैं तब हमें समझ में आएगा। तो देखिए मोलरता यानी कि कैपिटल M ये बराबर हो जाएगा किसके, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, यहाँ पर दिया गया है ना। तो देखिए विलेय के ग्राम मोल अपॉन किसके हो जाएगा, प्रति लीटर आयतन में, यानी कि हमें आयतन लीटर में दिया गया हो या फिर हम लोग लीटर में उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन परिभाषा के रूप में तो हम प्रति लीटर आयतन के लिए ही मोलरता ज्ञात करते हैं। तो विलेय के ग्राम मोल अपॉन विलयन का आयतन किस में, लीटर में, ये क्या कहलाता है, मोलरता, या फिर जिसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसका जो ये किस से इसको डिनोट किया जाता है, किस अल्फाबेट से, इसको ध्यान रखना है, ये है कैपिटल M, बड़ा M। देखिए विलयन का आयतन किस में लिया जाना चाहिए, लीटर में। ठीक है, अगर हम इसे मिलीलीटर में ले लें तो क्या होगा, तो देखिए फिर भी हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये तो सेम ही रहेगा, विलेय के ग्राम मोल। अच्छा, विलेय के ग्राम मोल आप ज्ञात कर सकते हैं, आगे आपने बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे, तो आप इसको और किस किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। तो अगर आपको विलेय का द्रव्यमान मालूम है किसमें, ग्राम में, ठीक है, अपॉन अगर आप कर दो मोलर द्रव्यमान तो आपको क्या ज्ञात हो जाएगा, विलेय के ग्राम मोल। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली विलेय के ग्राम मोल नहीं पता है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और अभी हम लोगों को विलयन का आयतन हम किस में लेना चाह रहे हैं, मिलीलीटर में लेना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं विलयन का आयतन। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया गया है तो आप उसे लीटर में इस प्रकार से बदल सकते हो। तो ये हो गया आपका मोलरता का फॉर्मूला, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कि मोलरता को गणितीय रूप से हम लोग इस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे।
इतना समझ गए आप लोग। अब अगर हमें मोलरता की गणना करने के लिए आता है किसी क्वेश्चन में, तो हम उसका मात्रक क्या लिखेंगे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो मोलरता की इकाई या फिर मात्रक आप इस फॉर्मूले से ही ज्ञात कर सकते हो, है ना। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विलेय के ग्राम मोल, तो हम लोग लिख लेते हैं ग्राम मोल अपॉन क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन, है ना। तो विलियन का आयतन क्या होता है, लीटर में ले रखा है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख लेंगे, लीटर। तो इसकी इकाई क्या हो गई, ग्राम मोल प्रति लीटर। या फिर आप इस इकाई को ना मोल लीटर के रूप में भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए मोलरता से रिलेटेड और आपको उसमें मोलरता ज्ञात करनी हो, तो आप उसके साथ में इकाई के रूप में या तो ग्राम मोल प्रति लीटर का इस्तेमाल करेंगे या फिर मोल प्रति लीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इतना समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोलरता से संबंधित कुछ और बातें जो हमें ध्यान रख लेनी चाहिए कि कहीं पर अगर डेसी मोलर विलियन की बात हो, डेसी सेंटी इस तरीके से सुना है ना आपने, तो ये वो वाला डेसी है, ठीक है। तो डेसी मोलर विलियन की बात हो तो वहां पर जो मोलरता होगी वह m/10 या फिर इसे हम 0.1 m, ये m क्या है, ये मोलरता को प्रदर्शित कर रहा है, तो इस रूप में लिख सकते हैं। अगर सेंटी मोलर विलियन की बात हो रही है तो आप लोग इसको m/100 के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हो। अगर अर्ध या फिर सेमी मोलर सोल्यूशन या सेमी मोलर विलियन या अर्ध मोलर विलियन की बात हो रही है तो इसको आप m/2 के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हो। अगर पेंटा या फिर पेंटी मोलर विलियन की बात हो रही है तो इसके लिए आप लोग इसको अभिव्यक्त कर सकते हो m/5 से, ठीक है। तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है, कभी न्यूमेरिकल्स में आपके काम आ सकती है, ठीक है। तो हम लोग मोलरता की परिभाषा समझ गए। हमने ये देख लिया कि उसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है ना, और साथ ही साथ हमने उसका गणितीय रूप देख लिया और हमने मोलरता की इकाई भी देख ली। अब मोलरता से रिलेटेड एक और बात है कि दो विलयनों को मिश्रित करने पर अगर हमें उस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास कोई दो विलयन है, ठीक है, जिनमें से पहले विलयन की मोलरता, पहले हम पहले विलयन के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले विलयन की जो मोलरता है वह है m1, ठीक है, और जो इसका आयतन है वह है v1, ठीक है। अब दूसरे विलयन की बात करते हैं। तो दूसरे विलयन की मोलरता है हमारे पास m2, ठीक है, और दूसरे विलयन का जो आयतन है वह है v2। इन दोनों विलयनों को हम लोगों ने कर दिया मिश्रित, एक साथ मिला दिया। अब जो हमें प्राप्त विलयन होगा उसकी मोलरता अगर हमें ज्ञात करनी हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए जो गणितीय रूप होता है इसका वह होता है m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू जो हमें नया विलयन प्राप्त हुआ है, यानी कि m3 इंटू v1 प्लस v2, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको उस टाइम के लिए ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m3 v1 प्लस v2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप अच्छे से याद कर लीजिए और साथ ही साथ अपनी कॉपी में नोट भी करते चलिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मोलरता से रिलेटेड। इसमें पहला प्रश्न है, 4 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया जाता है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के ग्राम मोल अपॉन विलयन का आयतन। सबसे पहले हमें विलेय के ग्राम मोल या विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी, है ना। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान, जो कि हमको दिया गया है। तो हम पहले तो उसी को लिख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान
कितना दिया गया है, ये है 4 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग ज्ञात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, इसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग है ना। तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, वह होता है 23 ग्राम या फिर 23 ग्राम। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम, प्लस हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान 1 ग्राम। इनको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल के बराबर। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या। तो हम लोग लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्रव्यमान अपॉन सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलर द्रव्यमान के। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान कितना है, 4 ग्राम, अपॉन NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 मोल या फिर 0.1 मोल। ठीक है, अब हमें मोलों की संख्या तो प्राप्त हो गई, अब हमको चाहिए विलयन का आयतन। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे विलयन का आयतन, लेकिन विलयन का आयतन तो हमको दे रखा है, कितना दिया है, 500 मिलीलीटर। अब हमें उसी किस में चेंज करना चाहिए, हमें चेंज करना चाहिए लीटर के रूप में, है ना, क्योंकि हम लोग मोलरता प्रति लीटर आयतन पर ही ज्ञात करते हैं। तो 500 अपॉन 1000 लीटर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0.5 लीटर। तो अब हमारे पास मोलों की संख्या भी है, आयतन भी है विलयन का। ठीक है, तो हम लोग विलयन की मोलरता आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो विलयन की मोलरता बराबर किसकी हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या, या हम यूं लिख सकते हैं इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल। ठीक है, अपॉन विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में, जो कि हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, है ना। तो विलयन का आयतन लीटर में, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए और आपको आपका आंसर या फिर विलयन की मोलरता ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वल विलयन की मोलरता किसके बराबर आ जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल कितने हैं, 0.1 मोल। ठीक है, अपॉन विलयन का आयतन कितना है, 0.5 लीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2 मोल प्रति लीटर, या फिर आप लीटर की पावर -1 भी लिख सकते हो, क्योंकि लीटर यहाँ हर में था, डिनोमिनेटर में था, ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पर इसकी घात 1 है, तो ये अगर अंश में चला जाएगा तो इसकी घात -1 हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या लिख लिया, 0.2 मोल प्रति लीटर। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.2 मोलर। ठीक है, तो इकाई के रूप में ना मोलरता की एक इकाई आप मोलर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी नोट कर लेते हैं कि अगर हमें इकाई के रूप में नॉर्मली भी उसको लिखना है तो आप मोलर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है वैसे, और हम लोगों को सबसे पहले मोलरता ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में हमें उसमें उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या ज्ञात करनी होती है, विलयन का आयतन प्राप्त करना होता है, फिर फॉर्मूले में पुट कर देना है और हमें जो दिया गया विलयन है उसकी मोलरता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 0.5 मोलर यूरिया के 2.5 लीटर विलयन और 2 मोलर यूरिया के 500 मिलीलीटर विलयन को मिलाने पर प्राप्त परिणामी विलयन की मोलरता क्या होगी। तो देखिए, इसमें हम लोगों के पास 2 विलयन है, जिसमें एक की मोलरता 0.5 m या मोलर है। ठीक है, और दूसरे की मोलरता 2 मोलर है। ठीक है, और पहले वाले का आयतन 2.5 लीटर है, दूसरे वाले का आयतन 500 मिलीलीटर है। बस हमें यहाँ पर इसका आयतन लीटर में लेना होगा।
ठीक है, तो हमें सभी कुछ दिया गया है और हमें फॉर्मूला भी मालूम है। क्या है? m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m3v1 प्लस v2। तो हमें सिंपली इस फॉर्मूले में ही पुट कर देनी है वैल्यूज और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले नोट कर लेते हैं। m1 कितना दिया गया है? 0.5 मोलर। ठीक है, v1 कितना दिया गया है? 2.5 लीटर। ठीक है, वैसे ही m2 कितना दिया गया है? ये दिया गया है 2 मोलर, है ना, 2 मोलर। और v2 कितना दिया गया है? ये दिया गया है 500 ml या 500 मिलीलीटर। इसे लीटर में चेंज कैसे करेंगे? 500 अपॉन 1000 लीटर के ही जितना हो जाएगा। तो कितना हो गया? 0.5 लीटर। तो v2 हमारा कितना आ गया? 0.5 लीटर। अब हमें फॉर्मूला मालूम है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? परिणामी विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो पहले एक बार तो हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m3v1 प्लस v2, है ना। तो v1 प्लस v2, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हमें इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज पता है? हमें पता है m1 v1 m2 v2 v1 v2, ये सब पता है। बचा क्या? m3, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो हम m3 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यही तो हो जाएगा, है ना। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? m1 की वैल्यू कितनी है? 0.5 m या मोलर। ठीक है, इनटू v1 की वैल्यू कितनी है? v1 की वैल्यू है 2.5 लीटर, है ना, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? ये है 2 मोलर, इनटू v2 की वैल्यू कितनी है? 0.5 लीटर अपॉन v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यूज पुट कर दीजिए। v1 है 2.5 लीटर प्लस v2 की वैल्यू है 0.5 लीटर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको अंश में प्राप्त हो जाएगा 2.25 मोलर लीटर। ठीक है, ये m क्या था? मोलर था, ये लीटर था, इसलिए हमने क्या लिखा है? मोलर लीटर अपॉन 3.0 लीटर। अब आपने इसको सॉल्व करना है। लीटर से लीटर तो क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? आप जब इसको डिवाइड करोगे 2.25 को 3 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.75 मोलर। ठीक है, और यही है आपके परिणामी विलयन की मोलरता। ठीक है, तो आप समझे कि किस प्रकार से जब दो विलयनों को मिश्रित किया जाता है और एक विलयन बनता है तो हम लोग उस विलयन की मोलरता इस वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोललता की, मोलैलिटी की। फिर हम लोग देखेंगे कि मोलरता और मोललता में अंतर क्या क्या होते हैं। तब तक आप इतना अच्छे से समझिए, रिवीजन करते रहिए और खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।